नमस्कार, आदाब। द संवाद के रूबरू एपिसोड में मैं अपनी टीम हम्माद हैदर और जिब्रान अंसारी के साथ परवेज़ आलम। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ज़िले के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक साइंटिस्ट शफीक मतीन। शफीक मतीन मूल रूप से अररिया के निवासी हैं। इनके पिता प्रोफेसर अबू मतीन अररिया कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, जो कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं। शफीक मतीन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी सेवा दी है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से सैटेलाइट जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी किया। फिर इन्होंने चेन्नई में अर्थ साइंस के R&D डिवीज़न में इनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ इन्होंने काम किया एज ए साइंटिस्ट। फिर काफ़ी समय इन्होंने डबलिन आयरलैंड में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में गुजारा। इस दौरान ये कई नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे और फिलहाल ये मध्य प्रदेश के भोपाल में पोस्टेड हैं। वहाँ रिमोट सेंसिंग डिवीज़न के हेड हैं। शफीक मतीन कई किताबें लिख चुके हैं, जो मेरी जानकारी है 5 किताबें इनकी आ चुकी हैं। काफ़ी जर्नल्स में इनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इनके यूके, फ्रांस, इसराइल, स्पेन ऐसी जगहों में ये इनके टॉक्स हो चुके हैं। तो एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक हैं प्रोफेसर शफीक मतीन, और इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बात होगी दरअसल ख़ास ये है कि बात होगी कोरोना पर। तो शफीक मतीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द संवाद में, और आपने समय दिया द संवाद के लिए, इसके लिए बहुत बहुत इसका आभार हम जताते हैं आपको। तो हम चाहेंगे शफीक साहब कि जो हमारी जानकारी थी, हो सकता है वो बहुत आधी अधूरी रही हो, तो हम चाहेंगे कि एक बहुत मुख्तसर तौर पे, संक्षिप्त तौर पे आप अपने बारे में बता दें कि आपकी बुनियादी शिक्षा कहाँ से हुई। फिर जैसा कि मालूम हुआ है कि आपने अलीगढ़ से भी, ANU से भी शिक्षा प्राप्त की है, तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड में और अर्थ साइंसेस में, सैटेलाइट में, और फिर एक कोरोना में आपका अनुभव। तो हम चाह रहे हैं कि एक संक्षिप्त परिचय पर आप दे दें। वैसे तो काफ़ी कुछ आपने समराइज कर ही दिया है जी। और जहाँ तक बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात है, तो मैं असबिल एकेडमी का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, लोकल? जी, लोकल में। और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने, जैसा कि आपने बताया, मैंने AMU से किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। किस सब्जेक्ट में किया था? वहाँ से मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था। केमिस्ट्री ऑनर्स? जी, बॉटनी और जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री सब्सिडियरी सर्विस थे। और फिर वहाँ से मैं ग्वालियर चला गया, जो मध्य प्रदेश में है। जी। वहाँ से मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल की जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बड़ा मतलब अलग सा फील्ड है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब तो ठीक ठाक इसकी पॉपुलैरिटी हो गई। जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया था, उस वक्त ये काफ़ी कम, मतलब कैरियर ऑप्शन ये लोग नहीं जानते थे, ये कैरियर ऑप्शन रहा होगा। बिल्कुल। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली जो सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और सैटेलाइट के इसके अलावा जो GPS, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है आज के टाइम में, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, GPS होता है, प्लस GIS एक वर्ड और होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा। ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जैसा कि इसके नाम में ही है, जियो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स, अर्थ और इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ों को मिला के जियो इन्फॉर्मेटिक्स बनता है। तो वहाँ से मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिर मेरा सिलेक्शन जूनियर रिसर्च फेलो IIT खड़गपुर में, GRF में। अच्छा। उसके बाद मैं IIT खड़गपुर में मैंने 2 साल GRF किया, और वहाँ पर GRF के दौरान ही मैंने तैयारी की PhD की। तो ये केमिस्ट्री से आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जाने का क्या मतलब, कैसे ये आपके दिमाग में ये बात आई? एक्चुअली उसके बीच में एक और चीज़ थी जो छूट गई, ये कि मेरा बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन में जाने का इरादा। अच्छा, इरादा आपको मास कॉम में जाने का? अच्छा। काफ़ी क्रेज़ था मुझे उस बचपन से कि जी, पेपर्स पढ़ना, पेपर कटिंग्स रखना, न्यूज़ देखना, जर्नलिस्ट के बारे में जानना। और जब कोई जर्नलिस्ट आपके जैसे लोगों को मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, जब आप लोग कहीं बात करते थे, कहीं कुछ कहते थे, बड़ा फैसिनेटिंग होता था मेरे लिए देखना कि इतने लोगों को। जर्नलिज्म आपको बहुत बिल्कुल ग्लैमरस लगता था? अभी भी करता है। अच्छा, अभी भी करता है। जी बिल्कुल।
तो वो देख करके मुझे बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज्म में जाऊँ। और मैं जामिया में जो IMC और अपने यहाँ पे और IMC और प्लस मास कम्युनिकेशन का एक JNU में भी कोर्स होता है, दोनों जगह मैंने टारगेट किया और 1 साल की तैयारी भी की। और बट वो ब्रांच नहीं मिला जो मैं चाह रहा था, जी, जो मुझे चाहिए था। तो खैर वो फिर मेरे दिमाग से थोड़ा थोड़ा वो बैकड्रॉप में आता गया। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप साइंस में हो, साइंस में ही रहो। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मास्टर्स डिग्री के लिए मैं ग्वालियर गया, जर्नलिज्म के लिए ही गया था मैं। अच्छा, गए थे आप उसके लिए? बिल्कुल उसी के लिए। वहाँ सिलेक्शन भी हो गया मेरा। तो वहाँ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जो, तो उसमें मेरी रैंकिंग जो है, जो जर्नलिज्म के लिए जो रैंकिंग थी वो नीचे की रैंकिंग से भी हो जाया करता था। 500 प्लस। लेकिन आपकी रैंकिंग ऊपर थी? मेरी 24 ओवरऑल रैंकिंग आ गई यूनिवर्सिटी। ओवरऑल 24 आ गई जी। तो फिर वहाँ पे मेरे लिए ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्रांचेस आपके कैरियर ऑप्शन खुल गए मेरे लिए। तो उस वक्त मैंने वहाँ पे काउंसलर से बात की और भी 1-2 लोग जानने वाले थे। एक हमारे यहाँ के तनवीर आलम साहब हैं, जो हमारे लेट तस्लीमुद्दीन साहब के भतीजे हैं। उनको मैं अपना पैटर्न भी मानता हूँ इस मामले में। उस वक्त वहाँ वो टीचिंग कर रहे थे जवाहर यूनिवर्सिटी में। वो शायद अभी BHU पर कहीं है वो। अभी वो डायरेक्टर हैं नेशनल फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के इंस्टीट्यूट के, NBRI के शायद वो डायरेक्टर हैं। जी। तो वहाँ पे उस वक्त वो एज अ लेक्चरर थे ग्वालियर। तो जी, उन्होंने कन्विंस किया मुझे कि आप इसके लिए भी सोचो, जर्नलिज्म इज ऑल्सो ओके, इज फाइन, इट्स गुड, बट आप इसके लिए भी सोचो कि आप अगर अच्छी रैंकिंग आई है जी, तो आप इसके लिए भी अच्छा ब्रांच है। फिर उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से मैंने बात की, सबने बताया कि अच्छा ब्रांच है। तो लेकिन और उसका भी क्वालिफिकेशन साइंस ही था। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने एडमिशन लिया। तो मुझे वाकई में ये फील्ड ऐसा लगा, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद जर्नलिज्म तो मेरे पसंदीदा मेरा वो था ही, लेकिन इस फील्ड के लिए मैं ज़्यादा बना हूँ। क्योंकि वो वहाँ पर जब मैंने मतलब एग्ज़ाम्स हुए फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने आधे अधूरे दिल से एग्ज़ाम दिया, बट उसमें मैं डिपार्टमेंट में मैं टॉप किया, मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। तब मुझे लगा कि अगर मैं आधे अधूरे दिल से अगर पूरे दिल से कर ज़्यादा बेहतर कर सकता। जी बिल्कुल। तो फिर अगले सेमेस्टर से मैंने पूरे बिल्कुल लग के वहाँ से तैयारी की और अभी भी मैं डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ पे, तो उस सब्जेक्ट के लिए। तो उसके बाद वहीं से मेरा रास्ता खुल गया इस फील्ड के लिए। You went to the IIT खड़गपुर? Yes, then from there I shifted to IIT खड़गपुर और वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, PhD की मिली, JRF की मिली। फिर वहीं से रास्ता बनता गया। फिर चेन्नई, जैसा कि आपने बताया, चेन्नई में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के R&D सेंटर है वहाँ पर, वहाँ पे मुझे साइंटिस्ट की पोजीशन मिली। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। वहाँ काम करते करते ही मुझे आयरलैंड की जॉब का ऑफ़र मिल गया। तो अपने डबलिन में बिल्कुल। तो मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए ज्वाइन कर लिया। तो कैसा रहा आपका डबलिन का एक्सपोजर? कैसा रहा? बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही हैं वहाँ पर। और मतलब अपने यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक तो ये है कि जो रिसर्च का फील्ड है, जैसे हम इंडिया में फॉलोअप रिसर्च करते हैं, फॉलोअप रिसर्च मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिसर्च हो रहा है, नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम उसको कॉपी करके उसका चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम आगे रेप्लिकेट करते हैं, बिल्कुल रेप्लिकेट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। जो हो रहा है वहाँ पे जेन्युइन हो रहा है, चाहे छोटा सा ही रिसर्च हो रहा है, छोटी सी चीज़ पे ही हो रहा है, लेकिन बिल्कुल प्राइमरी रिसर्च हो रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ थी वहाँ पर। बाकी ये है कि इंडिया में भी काम करने से मुझे फ़ायदा हुआ था। हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ पे काम होता है तो डेटाबेस हमारा जो है ना बहुत वास्ट होता है इंडिया का। मतलब अगर हम बात करें कि अगर मैं सिर्फ एक स्टेट पे काम कर रहा हूँ हिंदुस्तान में, स्टडी एरिया अगर मेरा सिर्फ एक स्टेट है, तो उसका डेटा आयरलैंड जैसे 4 कंट्री के डेटा के भी ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली। तो वो एक अलग साइज ऑफ डेटा जो होता है, तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस और एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उससे मिलती है। कितने साल रहे आप डबलिन में? मैं वहाँ लगभग 6-6.5 साल रहा हूँ। और यहाँ भोपाल कब आए आप? मैं यहाँ भोपाल दिसंबर 2019 में आया हूँ। यहाँ भोपाल है जी। वहाँ पे जब यहाँ की बात हुई तो मैंने वहाँ की जॉब को रिज़ाइन किया। और हालांकि मेरा रिसेंटली वहाँ पे प्रमोशन हुआ था और वहाँ पे एक ESA जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन का स्पेस एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का वो है, उसका हेड ऑफिस है डबलिन में, उसमें मुझे अपॉइंट किया गया था। बट फिर यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिली और घर तो घर ही होता है। अभी आप भोपाल में जी। तो अच्छा, आप रॉयल इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के भी एक मेंबर हैं? जी बिल्कुल। तो इंडिया के बहुत कम ही साइंटिस्ट शायद इसके मेंबर होंगे, जी, जिसमें एक आप हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कि ये बताइए, भोपाल में आप सैटेलाइट डिवीज़न के हेड हैं। जी।
लेकिन जैसी मेरी जानकारी है कि आपका कोरोना पे भी खासा काम हुआ इस दौरान। जी जी। तो ये कैसे रिलेट हुआ कोरोना, और क्या हुआ कोरोना पे, आप क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, क्योंकि एक अररिया के संदर्भ में बता दूं कि कोरोना जो पैंडेमिक है जी अररिया में भी इसने काफ़ी बड़ी शक्ल ले ली थी, और अब तक लगभग +7,000 लोग यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे। जी जी। हालांकि डेथ कम हुए, जी। और 4,60,000 से ज़्यादा के टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो कोरोना के बारे में चाहेंगे मेरे दर्शकों तक आप ये बताएं कि चूँकि अब तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जी। तो कोरोना के बारे में आपका कैसे कोरोना रिसर्च से आपका ताल्लुक रहा, और कोरोना की क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी जी। लेकर के हम चाह रहे हैं कि मेरे दर्शकों तक वो बात पहुँचाए। जैसे आपने कहा कि आप भोपाल में हैं, बट कोरोना से कैसे अफेक्ट हो गया। एक्चुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं भोपाल में काम कर रहा हूँ, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। और जो मेरा ऑफिस है वो बेसिकली डेटा सेंटर है पूरे मध्य प्रदेश का। तो कोई भी डेटा हो, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, इलेक्शन कमीशन का हो, GIS का हो, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट का, सबका हेड ऑफिस वहीं पे। अच्छा। तो जब ये कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ इंडिया में, मार्च की बात है। हाँ। जी। यहाँ तो मार्च में ही माना जा रहा है कि तो मार्च में जैसे स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ, तो उस वक्त जैसा सबको पता है कि उस वक्त चीज़ें बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि इसको कैसे हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा ये था। तो वहाँ भी एकदम से, हमारे यहाँ भी एकदम से चीज़ें सामने आ गई, और 10 दिन में ऐसा लगा कि मतलब दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं, और सब कुछ इधर से उधर हो गया। तो फिर एकदम से सरकार की तरफ से ये आया कि हमें जो वैसे कुछ स्टेप्स उठाने हैं जिसमें कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। फिर वहाँ बात आती है GIS और रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की। अच्छा, वहाँ पे जियो जी इन्फॉर्मेटिक्स इंटरवेंशन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो हम लोगों को वहाँ पे ये ड्यूटी मिली कि आप GIS के थ्रू लोकेट करें वैसे लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कांटेक्ट में आए हैं। तो मतलब ये डेटा आपके पास आता होगा कि ये कोरोना आप कैसे लोकेट करिएगा? तो टेस्टिंग से लोकेट होता है कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ, हमारे पास डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा था। उस वक्त तो सारे जो डिपार्टमेंट्स थे वो लोग आपस में सब इंटीग्रेट होकर के काम कर रहे थे। तो सबसे पहले जो डेटा हमें आ रहा था, जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, उसको एक ID दी जाती थी। अच्छा। उस ID के साथ साथ उनका फ़ोन नंबर हमारे डेटाबेस में आ जाता था। और TRAI के साथ, ट्राई के साथ हम लोगों ने उनके फ़ोन नंबर से उस पेशेंट को, उस आदमी को, उस इंसान को हमने लोकेट करना स्टार्ट किया। फ़ोन नंबर से उनका लोकेशन लेना स्टार्ट किया। जैसे किसी को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ इजाज़त थी कि आप 200 मीटर के एरिया में मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने एक GIS के थ्रू उनके घर के आसपास उस लोकेशन पे एक 200 मीटर की फेंसिंग कर दी, जिसको हम अपने टर्म में कहते हैं जियो फेंसिंग। अच्छा, जियो फेंसिंग। जी। ये विजिबल होता है? नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता। जैसे यहाँ कंटेनमेंट जोन होता है तो वो तो बांस बल्ली लगा कर देते हैं। जी जी जी। लेकिन जियो फेंसिंग करेंगे वो विजिबल नहीं होता है। हमने जियो फेंसिंग कर दी। वो बंदा जैसे ही 200 मीटर के दायरे से बाहर जा रहा है तो वो अलर्ट हमारे यहाँ आता था, और हम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पुलिस डिपार्टमेंट में और हॉस्पिटल में कर देते कि वो आदमी जो है वो इसको ये कर रहा है, वायलेट कर रहा है, वो अपने घर से निकल चुका है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल। बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ से ये बात आई। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा खुद का जो इंटरेस्ट है, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मशीन लर्निंग और AI में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बहुत नया एक ब्रांच आजकल बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेडिकल साइंस में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो AI के थ्रू हमें ये पता करना था, मशीन लर्निंग मैकेनिज्म लगा करके, कि ये कोरोना का जो ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ेगा, और अगले 10, 20 या 50 दिन में ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा, ताकि तैयारी उस हिसाब से की जा सके। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि ये ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने, मतलब हमारी टीम ने वहाँ पे, जिसको मैं हेड कर रहा था, उसके लिए हमने एक मॉडल तैयार किया। उस मॉडल के थ्रू हमने, हमारे पास जो प्रीवियस डेटा था, लगभग 10-12 दिन का या 15 दिन का डेटा था हमारे पास। तो पूरे मध्य प्रदेश का। अच्छा। उस डेटा को हमने फीड किया उस मॉडल में, और उससे प्रेडिक्शन किया कि अगले 1 या 1.5 महीने में कौन से एरिया में हॉटस्पॉट बनने वाला है। अच्छा, ये उससे पता चल गया। एक मॉडल आपने डेवलप किया। उसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, मूवमेंट कहाँ ज़्यादा होता है, कौन सा एरिया है जो इंटरनेशनल लोग ज़्यादा आते जाते हैं, या कौन से एरियाज़ में ट्रैवलर्स ज़्यादा आए हैं पिछले 2 महीने। आपने हॉट स्पॉट को भी एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और नंबर्स भी आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए कि एक जोन है, एक कोई मेडिकल जोन है, तो वहाँ पे अगर छोटा सा एग्जाम्पल से हम अररिया का ही ले लें, तो अररिया में अगले 1 महीने में कितने पेशेंट आने वाले हैं, उस हिसाब से उस हॉस्पिटल को सप्लाई जो है वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री, जो लॉजिस्टिक्स हैं, या जी बिल्कुल, उस वक्त जैसे PPE किट था, और ग्लव्स था, सैनिटाइज़र था, ऑक्सीजन मास्क था, प्लस आपका जो वेंटिलेटर्स थे जो कि बहुत लिमिटेड थे,
इन सब चीज़ों की सप्लाई भी हो सके ज़रूरत के हिसाब से। उसके हिसाब से भी हमने मॉडल बना के दिए, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। मतलब वो मॉडल काफ़ी अच्छा काफ़ी फ़ायदा। और जो तीसरी चीज़ तो जो थी, जिसका सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन भी हमें भारत सरकार से भी मिला, वो ये चीज़ थी कि जो स्टैंडर्ड लेबरर्स थे, जिसके बारे में काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त कि जो लेबर फंस गए हैं, मजदूर फंस गए हैं। जी जी, बहुत सारे स्टेट्स की बहुत किरकिरी भी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो आपने उस वक्त सुना होगा कि मध्य प्रदेश का नाम कहीं नहीं आया था, बल्कि उसको सबसे अच्छा अप्रिसिएशन मिला था। तो हमने क्या किया था, अगेन टीआरआई के थ्रू हमने वैसे सारे लेबरर्स को लोकेट करके हर एक लेबरर्स को फ़ोन किया था। 1,000 रुपये उनको इन हैंड पैसे हम लोगों ने प्रोवाइड कराए थे, ताकि कैश। अच्छा। और कैश भी नहीं, मतलब ट्रांसफ़र करके, जी ट्रांसफ़र करके। प्लस उनसे ये पूछा था कि आप घर आना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो इतने बजे इस जगह पर आपको एक बस मिल जाएगी। वो भी जीआईएस के थ्रू हमने फाइनलाइज कर दिया था। अच्छा। कि एक एरिया में कितने बस के पॉइंट्स या बस स्टॉप्स बनाने हैं। वहाँ पे वो बंदा गया, उसको बस मिली, वो घर आ गया अपने। बिल्कुल अच्छे से स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। एक भी बंदा, एक भी लेबरर एमपी का कहीं फंसा नहीं, परेशान आउटसाइड एमपी, आउटसाइड द स्टेट, सब सारी बातें आउटसाइड द स्टेट की बात कर रहा हूँ। उनको आपने लोकेट, हमने लोकेट, कोई कश्मीर में, ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में थे वहाँ। मतलब ये आपको कैसे पता चलता है ये लोग कहाँ? वहाँ पे जो रजिस्टर्ड लेबरर्स हैं, उनका नंबर, नाम और फ़ोन नंबर सब रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, वहाँ है ये सिस्टम है, वो सिस्टम जो बाहर जा रहे हैं। ख्याल से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो कि वो हो। जो लेबर डिपार्टमेंट होता है वो रजिस्टर करता है वैसे लोगों को। इस तरह से आपको फायदा हुआ उनको लोकेट करने में। उससे लोकेट किया हम लोगों ने, और लोकेट करके उनको आइडेंटिफाई किया। उसमें छूटे भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी एक जो बड़ा चंक है, मास है, वो उससे कवर हो गया। और जो पैनिक था लेबरर्स के बीच में कि घर जाना है और कोई पैदल जा रहा है और कोई परेशान हो रहा है, वो सब चीज़ों से बच। तो एक टेक्नोलॉजी का एक बेहतर इस्तेमाल जो है आपने किया। जी। और अभी कहा जा रहा है कि अभी कोरोना को लेकर के सेकेंड वेव का लोग खतरा बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सेकेंड वेव है, ये क्या कोरोना का? बिल्कुल है, ये तो एंटिसिपेटेड था, बिल्कुल था ये। और अगर आप दूसरी कंट्रीज़ का डेटा देखेंगे, जैसे कि मैं अगर बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आयरलैंड के साथ है। वहाँ तो तीसरा वेव चल रहा है अभी, आयरलैंड जी। यूके में भी तीसरा वेव चल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड वेव आना ही आना था, और ये लोगों को लग रहा था कि नहीं आएगा, बट ये आना था और ये आ भी गया। तो ये है कि जो दूसरा वेव रहता है, वो हमेशा पहले वाले वेव से ज़्यादा ख़राब होता है, फैटल होता है। अच्छा, जो दूसरा वेव से ज़्यादा खतरनाक होता है। जी। बट ये है कि हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे यहाँ जो यूरोपियन कंट्री से, हमारे यहाँ हर चीज़ 2 से 2.5-3 महीने डिले से हो रही है। अच्छा। जैसे उनके यहाँ वायरस जो है फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था, जनवरी से स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल से स्टार्ट हुआ। बल्कि वुहान में तो शायद दिसंबर में ही केस आ गया। चाइना वगैरह में दिसंबर में आना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ तैयारी का मौका मिल गया, यहाँ पे तैयारी का मौका मिल गया हम लोगों को। प्लस हमारे यहाँ अभी वैक्सीन का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने लगा है। तो हमारे यहाँ उम्मीद ये है कि मौतें अब कम होंगी, क्योंकि जो सरकार केसेस आएंगे, लोग पॉजिटिव केसेस आएंगे। जी। सरकार का अप्रोच ये भी नहीं है कि वो केसेस को रोकना चाह रही है। सरकार जो है मौतें रोकना चाह रही है, क्योंकि ये बीमारी को इतनी बड़ी नहीं है कि कोई किसी को हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कोरोना जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा, कोई भी एक सर्दी खांसी की जैसी चीज़ होती है। बस ये है कि अगर वो ऐसा कोई इंसान जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या कोई ओल्ड एज है, या कोमॉर्बिडिटी है, जी एग्जैक्टली, कोई पुरानी बीमारी से है, जी, उससे भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उनसे उनके रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी सरकार जो चला रही है ये वैक्सीनेशन, फर्स्ट फेज में तो उन्होंने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स उनको किया। उसके बाद अब प्लस 60 प्लस एंड कोमॉर्बिडिटी, एग्जैक्टली, क्योंकि वो मौतों को रोकना चाहती है, मौतों को रोकना चाहती है। जी। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तब आम लोगों को वो देना स्टार्ट करेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ये वैक्सीन जो है, वैक्सीन को लेके भी तरह तरह के भ्रम हैं, कभी रहते हैं लोगों को। जी। तो ये वैक्सीन इज सेफ? अब मैंने खुद लिया हुआ है। आपने खुद लिया हुआ है? अच्छा, मैंने खुद लिया हुआ है। वेरी गुड कि आपने वैक्सीन लिया है। तो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे सेफ्टी को लेकर के और वैक्सीनेशन को लेकर के? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि इंडिया में अभी 2 वैक्सीन, जैसा कि पता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में 12 वैक्सीन जो हैं डेवलप किए गए हैं अभी। और इंडिया वाला जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने प्रोडक्शन किया उसका, बहुत सारे लोग बोलते हैं बनाया है, प्रोडक्शन किया है। एस्ट्राजेनेका का, जी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की रिसर्च टीम ने बनाया है उसको, इसने प्रोडक्शन किया। जी जी। तो वो वाले जो वैक्सीन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दी गई है अभी। अच्छा, ये वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका वाली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दी गई है।
और रिपोर्टेड डेथ ड्यू टू वैक्सीनेशन एक भी नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड कि मतलब वैक्सीनेशन को लेके कोई डेथ नहीं है। अब ऐसा होता है कि अगर आपने 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी, हो सकता है उसमें से 10 या 5 लोगों को के ऊपर किसी और वजह से डेथ हो गई और कोइंसिडेंस रहा कि वैक्सीन भी लिया था उस आदमी ने, तो लोग रिलेट कर देते हैं कि इसको वैक्सीन लिया था इसलिए। तो अभी भी लोगों को यहाँ भी क्या लोगों को चाहिए कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी जरूरी है? वो तो वैक्सीन लेने के बाद भी करना पड़ेगा, जी, क्योंकि वैक्सीन जो वायरस है उसका भी वेरिएंट आ रहा है। हाँ, एक बात और है कि वेरिएंट का क्या मसला है, वैक्सीन के वेरिएंट क्या होते हैं, कैसे ये वेरिएंट जो वायरस का वेरिएंट ये होता है ना कि आप जो वायरस है वो जैसे हम किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अगर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हम ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, छोटी मुसीबत आए तो आराम से बैठे रहते हैं। वैसे ही जो वायरस भी है वो म्यूटेट करता रहता है टाइम टू टाइम। अब अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें तो अपने स्ट्रक्चर को बदलता है। वो भी मिमिक करता है, मतलब वो अपने आप को बदल देता है। आपने उसके लिए दवा तैयार की, वो जब तक आपने दवा तैयार की तब तक वो अपने आप को ही बदल लेगा। जी, तो उसके लिए वो दवा कारगर ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो है वो उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो ये वायरस भी 25 से 26 हज़ार बार म्यूटेट कर चुका है अब तक 25 से 26 हज़ार जी डिफरेंट स्ट्रेन है डिफरेंट। लेकिन ये है कि सारे खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ हो सकता है जो नॉर्मल वाला वायरस है उससे कमज़ोर ही हो, और कुछ हो सकता है कि उससे ख़राब हो, उसका जो वेरिएंट आया है। तो जो मास्क और सैनिटाइज़र की आप बात करें तो वो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि आप इतने करीब से आपने चीज़ों को देखा है कि लोगों को एक पता चलना चाहिए कि अभी भी क्यों ज़रूरी और ज़रूरी है। जी, अभी इसलिए ज़रूरी है कि एक तो टीका लगाना ज़रूरी है। अगर आप उस एलिजिबल ग्रुप में हैं और आपका नंबर आता है तो आप मतलब इस अफवाह पे तो बिल्कुल ना जाएं कि टीका लगाने से कुछ हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। वर्स्ट एट द वर्स्ट यही हो सकता है कि वो टीका काम नहीं करेगा। हाँ, वो मतलब बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा बस। इस मतलब आपको कोई नुकसान करेगा ऐसा नहीं है कि उसके वजह से आपको कोई नई बीमारी हो जाएगी। यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ हो जाएगा। आपको टीका नहीं लगाना है तो उसके बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टीका लगाइए। पहली चीज़ टीका लगाइए। दूसरी चीज़, टीका लगाने के बाद भी प्रिकॉशनरी मास्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है उसका कोई नया वेरिएंट है जो है जिसके ऊपर हो सकता है रिसर्च नहीं हुआ हो, वो आ गया हो, और आप टीका लगा करके बिल्कुल बेफिक्र ना हो जाएं। और ऐसे भी कहा जाता है कि टीका में जो सेकेंड डोज लगाने के बाद भी मतलब टोटल मिला के 45 दिन के बाद ही शायद एंटीबॉडी इसका डेवलप होता है। जी, वो जो टीका डेवलप किया गया था ना, तो उसमें उसको बहुत तरीके से इन लोगों ने डोजेस को तैयार किया। पहली बार क्या किया कि सिंगल डोज दिया, उससे जो इफिशियंसी थी 45 से 50% मिली। फिर उन्होंने 2 डबल डोज दिए, एक बार पूरा फुल डोज दिया, फिर पूरा फुल डोज दिया, तो 67 to 70% इम्यूनिटी डेवलपमेंट उससे मिली। फिर तीसरे टाइम उन्होंने फर्स्ट डोज हाफ दिया, जो अभी चल रहा है, और सेकंड डोज फुल दिया, और वो भी 28 दिन के गैप में दिया। जी, यही सब कारण है कि टीका बनने में टाइम लगता है। लोग कहते हैं फिर भी बहुत जल्दी बन जी, फिर भी बहुत जल्दी बन। पहला टीका है शायद जो इतने जल्दी बन गया। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये इसकी एफिकेसी सबसे अच्छी इस कॉम्बिनेशन के साथ मानी गई कि आप पहला डोज हाफ लें, फिर 28 दिन के बाद दूसरा लें। उसके बाद वो टीका क्या करता है, जो खास के अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करें तो वो जो है ये वेक्टर मशीन मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब ये बेसिकली आप एक वायरस को ले रहे हैं और उसको किसी की बॉडी में डाल रहे हैं। वो होस्ट की बॉडी में जाने के बाद खुद एंटीजन बनाता है, पहले से बना नहीं रहता। कन्वेंशनल जो टीका होते वो जो जैसे और टीके हैं पोलियो के जी, तो वो तो एंटीजन ही डाला जाता है। वो कोवैक्सीन भी कर रहा है, एटेन्यूएटेड जो वायरस होता है, एटेन्यूएटेड वायरस उसमें डालते हैं जो पोलियो में। लेकिन इसके केस में अलग है, इस केस में अलग है। अब जो इंडिया में 2 वैक्सीन चल रहे हैं, जो एक भारत बायोटेक वाला है कोवैक्सीन, हाँ जो कोवैक्सीन, वो ट्रेडिशनल मेथड से बनाया है। अच्छा, वो ट्रेडिशनल जो आप कह रहे हैं सेम एग्जैक्टली उसी से बनाया गया है। वो किल्ड वायरस को या कहिए कि एटेन्यूएटेड वायरस को आप उसकी बॉडी में डालते हैं, और वो कोई बुराई ना करके सिर्फ अच्छाई वाले काम कर रहा है, और एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला है, ये आप वो एक वेक्टर की तरह से, आपको एक मीडिया की तरह से एक चीज़ को, एक मैसेंजर आरएनए को या आरएनए को होस्ट की बॉडी में ले जाता है, फिर वहाँ वो डेवलप करता है उसको। एंटीजन खुद डेवलप करता है, वो जाकर के ले करके नहीं आता है, लेकिन नहीं, तो वहीं एंटीजन डेवलप करता है बॉडी में, फिर एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, इसीलिए टाइम लगता है, इसलिए उसको टाइम लगता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 डेज। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि हम आपकी तरफ से दर्शकों से कह सकते हैं कि अभी भी आप मास्क,
सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि ये अभी और बहुत जल्दी सैनिटाइजर, हाँ सैनिटाइजर का मैं थोड़ा सा कम रिकमेंडेशन करता हूँ। अच्छा, सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर की बात जब शुरू में आई थी ना, तो शुरू में क्या था कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें आ गई थी, तो सैनिटाइज़र ही एक ऑप्शन बचा था। हाँ। अभी क्या है कि सैनिटाइज़र का लंबे समय तक इस्तेमाल भी बहुत अच्छा नहीं है। इससे बेहतर कि आप हाथ धोएं, बिल्कुल, बार बार हाथ धोएं, जब बिल्कुल भी बाहर से आते हैं तो हाथ धोएं, और वो हाथ वैसे भी धोना चाहिए। हाथ ऐसे भी धोना वैसे, लेकिन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तब करें जब आपको पानी ना मिले। हाँ, बिल्कुल कहीं पानी नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे हाथ धोने की ज़रूरत है, तब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अदरवाइज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शफीक मतीन साहब का आपका समय देने के लिए, द संवाद को, और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देने के लिए, और हम द संवाद की ओर से आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो आप देख रहे थे द संवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे द संवाद के साथ।